तो हम लोग पिछले के जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग इंफ्रारेड के बारे में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए थे और उसमें पूरे फ्लोरेसेंस के बारे में सीख चुके थे। ठीक है। आज हम लोग इस टॉपिक को चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर हम लोग माने कि आखिरी टॉपिक नहीं है, चैप्टर के आखिरी पोर्शन पर हम लोग आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जहाँ से आज ये चैप्टर जो होगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसमें हम लोग दो तीन चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो जो होगा उसे हम लोग कहते हैं, उसमें आपको सामने बोर्ड पर लिखा भी गया कि फोटो सेंसिटाइजेशन किसे कहते हैं। सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है सेंसिटिव, मतलब कहते हैं कि कोई ऐसे कुछ ऐसे भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं या कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट रूप से लाइट एमिशन नहीं करते हैं या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो क्या करता है कि उस पर वो कोई लाइट आकर उसे इफेक्ट कर देता है या उस पर क्या करता है कि कोई एक एक्टिवेट कर देता है और वो एक्टिवेट करता है और जाकर वहां पर एक्टिव प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। ऐसी बात समझो। जैसे मान लो तीन इंसान है, ठीक है। सपोज करो ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं, ठीक। मान लो तीन व्यक्ति हैं। अब क्या करता है, ए जो है बड़ा सिंपल व्यक्ति है, किसी तो दुनिया वाले से कोई मतलब नहीं, ठीक। आई बात समझ में? या इसमें चलो हम दो ही लोग कर लेते हैं। ए जो है दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बहुत आराम से सिंपल व्यक्ति है। इसमें एक सी आता है, नया व्यक्ति, हम सी लेते हैं, चलो ठीक। ये आकर इसको खूब चढ़ाता बढ़ाता है, ठीक है, चढ़ाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताते हैं। मान लो कि ए और बी के बीच में काफी अच्छी काफी स्ट्रॉन्ग दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, तब तक इनके बीच में कुछ खटपट हो गया, किसी बात को लेकर लड़ाई हो गया, ठीक है। इनकी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग दोस्ती है कि मतलब क्या बताएं, इस दोस्ती को आप तोड़ नहीं सकते। तब तक किसी छोटी मोटी बात को लेकर इन दोनों के बीच में, बेस्ट फ्रेंडशिप के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक। अब क्या होता है, ये जो है अपना दुनिया में अलग, भी अपनी दुनिया में अलग हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ब्रेकअप हो गई, बात खत्म। सी जो है इन दोनों की घटना को देखता रहता है और किसी जमाने में पहले बी से सी के बीच में कभी लड़ाई हुई रहती है, ठीक। आपके घर में आपके दोस्तों की बात बता रहे हैं, आपके साथ ये घटना घटी होगी, बड़े अच्छे से आपको याद हो जाएगा हम जब आज बता रहे हैं। तो सी क्या करेगा, इसका कान भरना शुरू करेगा, चढ़ाना शुरू करेगा इसको। ये क्या करेगा, इसके साथ मिल जाएगा, चढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है। और फिर इनसे क्या करेगा, इनको फाइट करा देगा और इनसे फाइट कर बैठेगा। आई बात समझ में? कहा कि इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं था, सब कुछ मैटर सलट गया था, पर सी क्या किया, इनसे मिलकर और इनको एक्टिवेट कर दिया और एक्टिवेट करने के बाद इनसे फाइट करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि सारे रिएक्शन जो होते हैं, बस वही बात हुआ, फाइट हुआ तो जाहिर सी बात है जब फाइटिंग होगी तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगा, जाहिर सी बात है मुंह हाथ फूटेगा, हॉस्पिटल जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, तो प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। तो एकदम सिमिलर यही कहानी है। कहा कि कुछ ऐसे जो होते हैं जिनको मतलब कि जरूरी नहीं होता है कि जितने भी रिएक्शन हो सारे के सारे में लाइट का एक्सपोज हो, कोई जरूरत नहीं है कि लाइट सब में एक्सपोज करे, लेकिन किसी दूसरे सब्सटेंस द्वारा इसके ऊपर आकर अटैक करती जाती है, फिर क्या करता है, वो एक्साइटेड हो जाता है, उसके बाद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देता है, वहां से लाइट की एक्सपोजन शुरू हो जाती है, ठीक है। वैसे में आपको एग्जांपल हम समझाएं, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको समझेगा। एक काम करो, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। लिखो, लिखो the substance added nearly absorb the light energy, added nearly absorb the light energy and then passes to on passes it on to one of the reaction such substance such a substance अब एक काम करो, ब्रैकेट इन्वर्टर का में लिखो, इसको इस लाइन को इन्वर्टर का लिखो, ये डिफिनेशन है। सच अ substance which when added to a reaction mixture
added to a reaction mixture helps to start photochemical reaction, helps to start photochemical reaction, but itself does not undergo any chemical change, any chemical change is called photosensitizer, and this process is called photosensitization. Photosensitization, नीचे लिखो the photosensitizer simply act as a carrier of energy, carrier of energy. कहा कि ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो क्या करता है, मिक्सचर में मिलकर फोटोकेमिकल रिएक्शन को पार्टिसिपेट कर देता है। ऐसा सब्सटेंस ये सी है जो ए के साथ मिलकर बी के बीच में लड़ाई शुरू करा देता है और अपने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसे हम लोग कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन, फोटोसेंसिटाइजर, और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। ठीक है, आई बात समझ में? नीचे लिखो, नोट करके लिखो, द फर्स्ट at the first instance it appeared that the photosensitizer is similar to a catalyst, however this is not so as it act by a different mechanism, ठीक है, मन लगभग कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, पर कैटलिस्ट जो होता है वो डिफरेंट मैकेनिज्म को शो करता है, पर ये डिफरेंट मैकेनिज्म को शो नहीं करता है। चलो अब एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल लिखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ यूरेनिल सल्फेट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ यूरेनिल सल्फेट। देखो कैसे, कहा कि यूरेनिल सल्फेट जो होता है U2SO4, ये जनरल मॉलिक्यूल्स है। ठीक, अब क्या होता है ना कि यहाँ पे सनलाइट आता है और आकर देखो छिछड़ापन शुरू किया, तोड़ देता है इसको SOU2 2+ और SO4 2- में। ठीक है, जनरली एक मिनट रुक जाओ। जब ये टूटता है तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स टूटता है। ठीक, अब यहां पर होता है प्राइमरी प्रोसेस। क्या होता है? प्राइमरी प्रोसेस। और कैसे? जो UO2 2+ है, अब यहां पे सनलाइट मिलता है और ये यहां से एक्टिवेट हो गया। क्या हो गया? एक्टिवेटेड हो गया। अब कहानी शुरू कर दी जाए। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब जो ये सेकेंडरी प्रोसेस में आता है, ठीक, अब जो ये UO2 2+ एक्टिवेटेड फॉर्म में है, अब ये COOH और COOH अब जैसे इनके साथ मिलेगा, ठीक है, अब इनको क्या करेगा? तोड़ना शुरू करेगा और इनको एक्टिवेट कर देगा। अपने जिस रूप में था उस रूप में बाहर निकल जाएगा। मतलब इसको अंदर थोड़ा सा लड़ाई कर दिया गया, अब ये अपने रूप में निकल गया। यहां से CO2 CO और H2 में ब्रेक कर जाता है, H2O में ब्रेक कर जाता है। तो ये है एक तरह के। अब यहां पर ये जो आपको मिला, इसे हम लोग कहते हैं फोटो सेंसिटाइजर। ये जो है फोटो सेंसिटाइजर है। ये क्या करता है? इस रिएक्शन को कंप्लीट करा देता है, ब्रेक, जो भी मॉलिक्यूल्स होता है उसको तोड़वा देता है। तो यहाँ पर ये फोटो सेंसिटाइजर के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूरेनिल आयन जो है क्या करता है? ये फोटो सेंसिटाइजर के रूप में काम करता है। ठीक है, उसी तरह से पहला एग्जांपल हो गया। आप बना लो इसको, पहले जल्दी बनाओ। दूसरा लिखो, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी वेपर
डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी वेपर। कहानी क्या है? कहा कि अगर मरकरी है, जब ये एच म्यू के साथ, ये प्राइमरी प्रोसेस है, ठीक है ना बेटा, ये 1 डिग्री प्राइम प्रोसेस है, तो क्या करता है, ये एक्टिवेटेड होता है। अब ये सेकेंडरी में क्या होता है कि अब जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स था, जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो बनता है Hg और क्या करते हैं 2H। जो हाइड्रोजन बेचारा बाइंडिंग में था उसको अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वह क्या करता है, एज अ किसके रूप में काम करेगा, सेंसिटाइजर के रूप में काम करता है, फोटो सेंसिटाइजर के रूप में यहाँ मरकरी आयन काम करता है, ठीक है। इसी तरह से क्या कहते हैं, फोटो सेंसिटाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। लिख लो, हेडिंग डाल लो, थर्ड एग्जाम्पल लिख लो, थर्ड एग्जाम्पल लिखो, फोटोसेंसिटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस ऑफ, देखो फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें CO2 जब H2O के साथ मिलता है, ये कहां से आता है, फ्रॉम एयर, और जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में मिलता है क्लोरोफिल द्वारा। अब यहाँ पे क्लोरोफिल जो है एज ए फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ से C6H12O6 और यहाँ से 6O2। तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो है ये फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम करता है, ठीक है। चलेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है, चलो करते हैं। अभी तक तो सेंसिटाइजर हो गया, अब देखो फोटो इनहिबिटर। अब हम चैप्टर को मतलब अब बिल्कुल समाप्ति के दौर पर हम लोग पहुंच गए, दरवाजे पर हम लोग खड़े हैं। फोटो इनहिबिटर, फोटो इनहिबिटर, फोटो इनहिबिटर, ठीक है। कहा कि कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो क्या करता है, क्वांटम यील्ड को घटा देने का काम करता है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो क्वांटम यील्ड को क्या करते हैं, घटा देने का काम करते हैं। लिखो, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सबस्टेंस, ऐसे लिखो, सच सबस्टेंस, डेफिनेशन लिखो, राइट, सच सबस्टेंस which reduce the quantum yield of photochemical reaction such substance which reduce the quantum yield of photochemical reaction called photoinhibitor, photoinhibitor हो गया। नीचे लिखे, इट विल सच सबस्टेंस react with chain propagating atoms or radical resulting into chain termination, chain termination, chain termination। कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, क्वांटम यील्ड को घटा देने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो H2O बनाता है। अब क्या करेगा, अब ये क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जब HCl मिलता है तो क्या करेगा, अब यहाँ का जो क्लोरीन होगा अब इसके साथ ब्रेक करेगा और यहाँ से बनता है H2O और HCl। तो लिख लो, द चैन टर्मिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, द चैन टर्मिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl by presence of trace oxygen take place, trace oxygen take place। मतलब कि फोटोसिंथेसिस में
जो ऑक्सीजन मालिक्यूल्स वहां ग्लूकोज बना रहा था, अब वो क्लोरीन यहां से आकर वहां से H2O बना लेता है। ठीक है, चलो आगे लिखो फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लिखो फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम। फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। देखिए सपोज अ सबस्टेंस ए, सपोज अ सबस्टेंस ए चेंज इनटू सबस्टेंस बी, substance B by absorption of light, by absorption of light, if the reverse reaction can also occurs, can also occurs as either photochemical reaction, photochemical reaction or थर्मल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन को ब्रैकेट में लिख लेना लाइट रिएक्शन, और थर्मल रिएक्शन को ब्रैकेट में लिख लेना डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ठीक है, कहा कि अगर ए जो है अगर बी में मान लो कन्वर्ट होता है, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और यही बी जो है वह पुनः ए में कन्वर्ट होता है किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, लाइट जहां पर है से फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, अगर यही ए जो है बी में कन्वर्ट होता है लाइट में, और बी जो है ए में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल रिएक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, बायो के बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पता होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शन जो होता है इसे हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या करता है, आपस में मॉलिक्यूल्स बराबर होता है। तो लिखो नीचे, इसको लिखने के बाद स्टेज में रिच, स्टेज में रिच when the rate of forward reaction may become equal to rate of backward reaction, rate of backward reaction. Now further absorption of light produce no chemical change, no chemical change. The reaction is then said to have attained a photochemical equilibrium, photochemical equilibrium। ठीक है, चलो एग्जांपल लिखो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2 जब ये ब्रेक होता है तो 2NO और O2 में बनता है। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन है और ये आपका थर्मल रिएक्शन है, पहला एग्जांपल। ठीक है, और यहीं जब SO3 जब टूटता है तो SO2 और O2 में बनता है। ठीक है, ये आपका लाइट है और ये भी आपका जो होता है वह लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपको इसी कंसेप्ट पर आप इसको बना लो, उसके बाद हम आपको बन गया। अब लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फोटोकेमिकल equilibrium, the equilibrium constant of photochemical equilibrium is different from the ordinary chemical equilibrium, ordinary chemical equilibrium. This is because the rate of photochemical reaction does not depend upon, the rate of photochemical reaction does not depend upon concentration of reactant, but it depend upon intensity of light, intensity of light।
आप जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो कि ए जो है अगर बी से रिएक्शन करता है तो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, परंतु यहाँ पे जो होता है ऐसा कहीं नहीं होता है, क्योंकि ये सारी घटना लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होगा, जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी होगी, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा वह इस ए और बी पर, नाइट्रस एसिड और नाइट्रोजन पर नहीं डिपेंड करेगा, यहाँ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो नॉर्मल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट के कौन सा सब्सटेंस है, उसका नंबर ऑफ मोल क्या है, ये डिपेंड करता है। आप अगर जनरल रिएक्शन होता तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से पढ़ते, क्या पढ़ते, रेट ऑफ रिएक्टेंट अगर पढ़ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर क्या, अगर यहां पर ए मोल होता तो ए टू द पावर ए, क्योंकि रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है पूरी कहानी लाइट पर चल रही है, इसलिए ये रिएक्शन यहां पर, ये फॉर्मूला यहां पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यहां पे जो वैलिड होगा, अगर मान लो कि इसी के लिए अगर हम लिखें तो यहां से क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू KI for intensity of evaporation for constant is equal to I absorption। ठीक है, KI क्या है, इंटेंसिटी है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट, और आप एक काम करो, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या, या डायरेक्टली रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हमारे पास A था अभी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B या K2। ठीक है, तो ये जो होगा, जब भी कहानी होगा बैकवर्ड रिएक्शन और आप फॉरवर्ड रिएक्शन के इंटेंसिटी पर काम करेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां से रेट ऑफ, जहाँ आपको ही पता है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ बैकवर्ड BR, ठीक है, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो कितना हो जाएगा, KI या K1 I एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू K2 B। ठीक है, यहां से K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू आ गया B अपॉन I। ये आ रहा है नीचे ना, एक मिनट, तो यहां से आ गया K2 अपॉन K1, ये आएगा यहाँ से I एब्जॉर्प्शन अपॉन में B। ठीक है, तो यहाँ से K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K2 अपॉन K1 को हम डायरेक्ट K मान लें, K2 अपॉन K1 को कितना कर ले, K लिख दें, तो I एब्जॉर्प्शन अपॉन में B। यहाँ से K इज इक्वल टू क्या है, K2 अपॉन K1। इसी को आगे चलकर हम लोग करते हैं फोटो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से फोटो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, I एब्जॉर्प्शन अपॉन में B। चलो बना, ठीक है, चलेगा। या इसी को आप लिख सकते हो डायरेक्ट रूप से भी, अगर चाहो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या B इज इक्वल टू I एब्जॉर्प्शन अपॉन में क्या, बड़ा वाला K, या इसी को लिख सकते हो B इज इक्वल टू I एब्जॉर्प्शन अपॉन में क्या, K का जगह पर लिख सकते हो K2 अपॉन K1, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, आपके जिस तरह से आपको लिखना है उस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद से
आप इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को आप घर पे बैठ कर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन करिएगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा उससे आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आप इतना बताना मत भूलिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, क्या क्या समझ में आपको आ रहा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बातें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, सजेशन देना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सजेशन देते हैं तो अच्छा लगता है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे जो कि क्या करते हैं, सजेशन देते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अंकुर है, या का क्या कहते हैं ये हम नाम कैसे भूल गया यार, यादव जी हैं, जो आप हमारे बड़े अच्छे यादव जी हैं। यादव जी हमेशा हमको बताते रहते हैं कि सर आप यहाँ पे कुछ ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा। तो ये चीज़ें अच्छी लगती है कि जो भी आप लेक्चर देखें, लेक्चर देखने के बाद बताइए कि हाँ आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, ठीक है, ये चीज़ें आपको बुरी लगी, कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। जब तक आप हमें नहीं बताएंगे, आप हमारे क्या है, मेंटर हैं। जब तक आप हमें कुछ नहीं बताएंगे तब तक हमें क्या पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो ज़रूर कोशिश करेंगे, खास करके जितने भी जैसे अंकुर है, परमिंदर है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो हम थोड़ा सा नाम हमको नहीं याद आ रहा है, जिनको थर्ड ईयर के वीडियो पर हमेशा कमेंट आता रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार भी आप ज़रूर अपने दोस्तों को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।